नमस्कार। पाकिस्तान एक बैंकक्रप्ट हो चुका देश है। वो इस कदर आर्थिक मुसीबतों में घिरा हुआ है कि वो किसी भी वक्त अब बिखर सकता है। हम आप इस बात को कहें तो लोग कह सकते हैं कि भाई ये वैसे तो नॉन फैक्ट है, लेकिन फिर भी एक बायस्ड नजरिया है, एक एक्सेजरेशन है सच्चाई का। अब हमारी और अपनी बात मत सुनिए, आप सुनिए कि कैसे पाकिस्तान के एक बड़े ओहदेदार, फेडरल इंस्टीट्यूशन के ओहदे से जुड़े रह चुके एक बड़े रसूखदार एक्सपर्ट का भी यही मानना है। सुनिए। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकक्रप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकक्रप्ट है सर। ये है सैयद शब्बार जैदी, पाकिस्तान के बड़े फेडरल इंस्टीट्यूशन जो कि रेवेन्यू से जुड़े हुए थे, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं 2019 से 2020 के बीच में। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, जिसका काम है कि वो टैक्स क्राइम, रेवेन्यू क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करे, जो वहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है उनके इन्वेस्टिगेशन करे। इंडिया में इसके बरक्स अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के बाद जो शक्तियां इंडिया में हैं, उससे कहीं ज्यादा पास पाकिस्तान में एफबीआर के पास है। उसको सही सही अंदाजा है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का। इसी एफबीआर के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बार जैदी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका कहना है हाल ही में इन्होंने 15 दिसंबर को एक यूनिवर्सिटी है हमदर्द यूनिवर्सिटी, उसमें एक प्रेजेंटेशन दिया। वहां पर स्टूडेंट्स भी थे, वहां पर एक्सपर्ट्स भी थे, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकक्रप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकक्रप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकक्रप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकक्रप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकक्रप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। उन्होंने बिना किसी आए बाएं किए हुए स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है। पाकिस्तान में ये ऑन गोइंग कंसर्न नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों बाद आएगा, अभी फिलहाल चल रहा है, बल्कि ये हो चुका है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो चुका है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है। ये एक ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये एक बात कही, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया। यह प्रेजेंटेशन हमारे हाथ लगा है। उस प्रेजेंटेशन में उसने कैसे सिलसिलेवार तरीके से शब्बार जैदी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हुआ तो क्यों हुआ। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बड़े सलीके से एक एक फैक्ट सामने रखा। उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बिजनेस, एक एक बिंदु को अगर देखें तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो उसमें इतना जबरदस्त अंतर है कि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें 20 से 25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, जबकि इंपोर्ट होता है 60 बिलियन डॉलर का। भारी अंतर। जो पाकिस्तान पे कर्ज है, वो सबसे बड़ा यहां आर्थिक संकट पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। कितना कर्ज है? 115 बिलियन डॉलर। 115 बिलियन डॉलर, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान का, यानी जो चीन, उसका जो दोस्त हमसाया है, ऑल वेदर फ्रेंड, उसका कर्ज उसके आसपास है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कर्ज है वो भी 25,000 बिलियन पाकिस्तान रुपए, जो डोमेस्टिक एंटिटीज का पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट पर जो कर्ज है वो इतना ज्यादा है। अब जो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो जीडीपी है, जो अलग अलग टैक्सेस से पाकिस्तान को जनरेट होता है, उसका 80%, उन्होंने बताया कि 80% सिर्फ इस कर्ज का डेट चुकाने में, इसका ब्याज चुकाने में चला जाता है, प्लस इनका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान की डिफेंस सर्विसेज को। यानी दोनों ब्याज और डिफेंस सर्विसेज को खर्च को पूरे पाकिस्तान का 80%, बजट का पूरा 80% इन दो चीजों पर खर्च हो जाता है। अब बाकी जगह वो क्या खर्च करेंगे,
यानी अब वो इतना अंतर हो चुका है, जो डेफिसिट है वो कितना हो चुका है, वो डेफिसिट कुल मिलाकर $300 बिलियन का डेफिसिट पाकिस्तान में इस वक्त है। और ऐसी स्थिति में है कि दूर दूर तक कोई आसरा नजर नहीं आता कि इस डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। इसके अलावा और क्या क्या उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, अपने जो उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा, पीपीटी जो थी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि दिस एंटिटी इज बैंकरप्ट। एंटिटी क्या है? पाकिस्तान एज ए कंट्री, ए एंटिटी बैंकरप्ट हो चुकी है। स्पष्ट तौर पर आए बाएं कुछ नहीं उन्होंने बोला, स्पष्ट तौर पर फैक्ट उन्होंने सामने रखे। उन्होंने हालांकि इसका रिजल्ट भी बताया, कारण मैंने बताया कि जो डेट है और दूसरा जो डिफेंस सर्विसेज है, वहां की आर्मी जिस कदर खर्च करती है, वो एक बड़ा कारण है। उन्होंने कुछ रीजन भी बताए हैं, वो अपने आप में पाकिस्तान की स्थिति को समझने के लिए बेहतर है। कैसे इससे पार पाने की संभावना दिखाई दे सकती है, कुछ उदाहरण उन्होंने रखे हैं कि सेटलमेंट ऑफ अफगान इश्यू, पाकिस्तान का एक बड़ा रेवेन्यू फिलहाल अफगान को सेटल करने में, उन वहां पर आतंकवाद को फैलाने में, उसको मैनेज करने में खर्च हो रहा है और वो अल्टीमेटली डिफेंस सर्विसेज के थ्रू ही जाता है। पाकिस्तान का स्टेब्लिश्ड होना, सेटल होना बेहद जरूरी है। अगर ये होगा तभी पाकिस्तान सुखी हो सकता है। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में गड़बड़ियां होंगी तो पाकिस्तान का पर उसका असर निश्चित तौर पर होगा। दूसरा, एक्सट्रीमली गुड रिलेशन विद यूएस, वेस्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। ये एक बड़ा पॉइंट है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है, वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल को कंसीडर ही नहीं करता एज अ मुल्क, एज अ कंट्री, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन यहां पर हाल के दिनों में जबरदस्त खुसफुसाहट शुरू होने लगी है कि पाकिस्तान को भी अब इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी। उसी पॉइंट को यहां पर उन्होंने एक पाकिस्तान की बेहतर स्थिति करने के लिए यहां पर मेंशन किया है। और एफबीआई का फॉर्मर चेयरमैन, मैंने बताया कि वो शख्स है जिसने कई किताबें लिखी हैं, पनामा लीक्स पर किताबें लिखी हैं। और शब्बार ज़ैदी ने एक बुक लिखी थी कुछ साल पहले, पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट, जिन्होंने कुछ साल पहले यह दावा किया था कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट नहीं है। आज वही शख्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान एज अ बैंकरप्ट एंटिटी। यानी अब बदलते हालात का अंदाजा किस कदर गहरा हो चुका है, किस कदर संकट में हो चुका है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन करना भी एक जरूरी चीज बताया और एक्सट्रीमली गुड रिलेशन विद यूएस एंड वेस्ट, यानी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ बेहतर रिलेशन होने चाहिए। लेकिन होंगे कैसे? यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो अब तक एक मिस्ड कॉल तक नहीं मारी है इमरान खान को। ये औकात बची है पाकिस्तान सरकार की यूएस के नजरों में, तो रिलेशन दूर दूर तक संभव बेहतर होते नजर नहीं आते। दूसरे, ट्रांसपेरेंसी एंड लिमिटेशन ऑफ सीपेक, ये भी एक कारण बताया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि चीन ने सीपेक के जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया, इसके जरिए जो वहां पर कब्जा किया पाकिस्तान में, वो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा, उसकी लिमिटेशन नहीं है, वो जगह जगह अलग अलग एंटिटीज पर कब्जा करता जा रहा है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को लेकर खतरा बन चुका है। उसको यहां पर सीधे कारण बताया है पाकिस्तान की आर्थिक संकट के लिए शब्बार ज़ैदी ने। उन्हें कहा है कि उसको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सीपैक पर कहीं ना कहीं लिमिटेशन करनी चाहिए। ये एक बड़ा पॉइंट। दूसरा, रीजनल ट्रेड। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है कि कोई पड़ोसी मुल्क उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। भारत की बात हम जानते हैं, कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था, लेकिन आज स्थिति किस कदर है वो भी हम जानते हैं। यानी ये जो पॉइंट है, ये किसी भी इन पॉइंट्स पर पाकिस्तान दूर दूर तक काम करता नजर नहीं आता और पाकिस्तान इन पर काम करेगा नहीं तो हालात कतई नहीं सुधरेंगे। ये खुद एफबीआई के उसने कहा है। कुछ और भी उन्होंने सुझाव दिए हैं कि 4 प्रोविंस की जगह 9 प्रोविंस होनी चाहिए। जो करिकुलम है पाकिस्तान के स्कूलों में वो इंग्लिश का होना चाहिए और ग्रेजुएशन से पहले सिलेबस से थियोलॉजिकल सिलेबस को हटा देना चाहिए। थियोलॉजिकल सिलेबस यानी इस्लामिक स्टडीज के जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। यानी कट्टरपंथ को भी चोट करता है यहाँ पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के स्कूलों में कट्टरपंथ स्कूली बच्चों को क्लास 1 से ही पढ़ाया जा रहा है, उसको खत्म करेंगे तभी पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। ये एक बुरी स्थिति है पाकिस्तान के लिए। हम आप कहें ये एक बायस्ड नोशन लोग कह सकते थे, बायस्ड नजरिए कह सकते थे, लेकिन अगर इस तरह का शख्स कहे तो
इस बात की नौयत, इसका अंदाज, इसकी जो क्या कहें कि इसकी गहराई का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इसके बाद बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जो खुद को बैंकरप्ट हो चुका है, बल्कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के भी वो गड्ढे में धकेलने में लगा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि किसी तरह वो अफगानिस्तान के जरिए अपने लिए भी कुछ डॉलर्स का इंतजाम करे और अफगानिस्तान के लिए भी, लेकिन अब तक 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने वाला है, अब तक तो इंतजाम नहीं हो पाया। किसी भी मुल्क ने $1 देने का भी अब तक बात हामी नहीं भरी है। हालांकि इस बार कोशिश की OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो एक इजलास था, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। 17वीं फॉरेन मीटिंग जो है वो 19 तारीख को इस्लामाबाद में की गई। उसका एक ही मकसद था, सिंगल पॉइंट एजेंडा, अफगानिस्तान के लिए इमदाद चंदा इकट्ठा करना। और इसके लिए क्या हुआ इसमें, आप इसको देखिए। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हालत तो बदतर है ही, इस्लामिक कंट्रियों में भी किस कदर हालत बदतर है। 54 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि OIC की मेंबर्स हैं, जितने मुस्लिम देश हैं 54 से ज्यादा है जो OIC के मेंबर्स हैं, लेकिन वहां पर और सबको बुलाया गया था कि भाई यहां मीटिंग पे आइए। आए कितने, सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर को आना था। आए कितने, 54 में से 12 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए। बाकी जो अलग अलग देश थे, या तो उन्होंने किसी फॉरेन ऑफिस के किसी अफसर को भेज दिया या अपने किसी जूनियर मिनिस्टर को भेजकर काम चला लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि OIC में भी पाकिस्तान की हैसियत क्या है, और जिसका एक ही मकसद था अफगानिस्तान के लिए चंदा इकट्ठा करना कि भाई जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर खड़ा हो रहा है उसको किसी तरीके से उसको सुधारा जाए, उसमें किसी तरह वहां पर लोगों को भूखे मरने से बचाया जाए। लेकिन उसमें भी कोई भी मुस्लिम कंट्री सही तरीके से सामने नहीं आ पाई। लेकिन हुआ क्या, मीटिंग तो हुई, लेकिन मीटिंग में बातचीत भी हुई। सबसे पहले तो आप देखिए कि मीटिंग से पहले पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद के आसपास तमाम मोबाइल फोन को बंद कर दिया 3 दिन के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। आप सोचिए कितना जबरदस्त डर था। दूसरा, उन्होंने अनऑफिशियली कहा कि कश्मीर का कोई मुद्दा किसी भी कोने से नहीं उठना चाहिए। तमाम देशों ने इसी बात पर हामी भरी जो आए भी कि कश्मीर का मुद्दा नहीं उठेगा। पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने लोकल पॉलिटिक्स के लिए करे, वो संभव नहीं है। लिहाजा जम्मू कश्मीर शब्द का जिक्र भी नहीं हुआ इस OIC मीटिंग में, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की बात हुई। लेकिन चंदा इकट्ठा करने की मीटिंग हुई तो चंदा इकट्ठा कितना हुआ, 0। जी हां, एक अकेला मुल्क सऊदी अरब जिसने कुछ चंदा देने के लिए हामी भरी है, अदरवाइज किसी भी एक सिंगल कंट्री ने क्या चंदा देंगे, कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कोई वायदा नहीं किया। आए थे, आए, खाए पिया, चाय पिया, बैठ के मस्ती की और चले गए। यानी इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान ने जो हालात जो एक कोशिश की थी कि एक तरह का गोलबंदी की जाए, उसमें भी यहां पर फेल होता नजर आ रहा है। एक और बड़ी चीज, हाँ, सऊदी अरब ने करीब के $235 मिलियन की इमदाद देने की, लेकिन चूंकि वो लीडर है OIC का, तो उसको लीडर की तरह काम दिखना है, तो उसने कुछ चंदा देने की बात जरूरी है। लेकिन किसी भी सिंगल मुस्लिम कंट्री ने अफगानिस्तान को $1 चंदा देने के लिए हामी नहीं भरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस ट्रेंड करके कहा जा रहा है कि भाई ये बड़ी सक्सेस थी इमरान खान गवर्नमेंट की। अब वहां पर तो 12 फॉरेन मिनिस्टर आए, बाकी कहां थे? उसी दिन पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में OIC की मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त इंडिया में एक मीटिंग हो रही थी। इंडिया में मीटिंग हो रही थी, इंडिया सेंट्रल एशिया फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग। 5 ऐसे मुल्कों के देश जो कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं और जो OIC के मेंबर भी हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान न जाकर इंडिया में थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से साथ बातचीत कर रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान के मसले पर मीटिंग थी, और उसमें इस बात का बाकायदा प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पारित किया गया कि अफगानिस्तान की भूमि पर किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों को ना पनपने दिया जाए, उसकी धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क में ना किया जाए, कैसे काबू पाया जाए और कैसे आगे इस पर काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। कौन कौन देश थे? पड़ोसी मुल्क, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये वो मुल्क थे जो कि यहां जिनके फॉरेन मिनिस्टर OIC की मीटिंग छोड़कर इंडिया में थे। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं।
ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अफगानिस्तान की बातचीत में सबसे पहले होने चाहिए, लेकिन ये इस्लामाबाद नहीं गए। वो इंडिया के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो अफगानिस्तान जो आतंकवाद की भूमि बन चुका है, तालिबान का वहां कब्जा है, कैसे उससे बचा जाए, इस बात पर गहन चर्चा कर रहे थे, इस बात की तैयारी कर रहे थे। ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो लब्बो-लुआब निकलता है वो यही कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो ही चुका है, अब वो अपने साथ साथ अफगानिस्तान को भी ले डूबने की कगार पर आ चुका है। अब हालात किस कदर बदतर हो चुके हैं उसका सही अंदाजा भी पाकिस्तान के एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन ने भी आसानी से दे दिया। अब आप इंतजार करिए कि भाई आगे अगर जो यूएन है उन्होंने किसी तरह अफगानिस्तान को बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का बिखरना जल्द तय है। ये कोई बायस्ड नजरिया नहीं है, बल्कि ये अब एक, इसको सही कहें तो यूनिवर्सल फैक्ट हो चुका है। अब बस इंतजार करिए। नमस्कार।